Hi students. So recently UPSC mains paper GS3 has been conducted, and in that around 2 questions were asked from disaster management. So today in this session we'll be discussing डिजास्टर मैनेजमेंट क्वेश्चन. तो आज के पेपर में ये डिजास्टर मैनेजमेंट के जो सवाल थे उसके बारे में एक डिटेल वार्ता करेंगे. ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन. पहला सवाल था भारत के तटीय जलभृत में समुद्री जल घुसपैठ एक मुख्य चिंता का विषय है. समुद्री जल घुसपैठ के क्या कारण है तथा ऐसे आपदा का सामना करने के लिए उपचारात्मक उपाय क्या है. इंग्लिश में इसका सी वाटर इंट्रूजन इन द कोस्टल एक्वीफर इज अ मेजर कंसर्न इन इंडिया. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सी वाटर इंट्रूजन एंड रेमेडियल मेजर्स टू द कॉम्बैट दिस हजार्ड. अब देखो कोई भी सवाल आप देख रहे हो ना तो उसमें कीवर्ड जरूरी है. सबसे पहले तो कीवर्ड क्या है इसका, सी वाटर इंट्रूजन इन द कोस्टल एक्वीफर. ये पहला कीवर्ड है, सी वाटर इंट्रूजन कोस्टल एक्वीफर इज अ मेजर कंसर्न इन इंडिया. तो सी वाटर इंट्रूजन का इंडिया में क्या कंसर्न है, ये जो समुद्री जल घुसपैठ जो है इसका भारत में क्या कंसर्न है, ये पहला ये बताना है. व्हाट आर द कॉजेस, तो इसके पीछे कारण क्या है, तो वो कारण जो है वो उसका दूसरा कीवर्ड है. और इसके मेजर्स मतलब इसके लिए उपचारात्मक उपाय क्या बता सकते हैं, ये इसका तीसरा कीवर्ड. अब आपका जो इंट्रोडक्शन होगा ना वो इस वाली रेखा को, ये वाली चीज जो है इसको जस्टिफाई करना चाहिए. क्योंकि ये भारत के बारे में लिखा हुआ है तो आपने इसमें ये लिखना है कि भारत की कोस्टलाइन कितनी बड़ी है और उस वजह से ये जो सी वाटर इंट्रूजन समुद्री जल घुसपैठ जो है ये कितना बड़ा कारण साबित हो सकता है, ये कितना एक हजार्ड साबित हो सकता है, आपदा साबित हो सकती है भारत के लिए. इसके बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल में बताना. तो आपका जो इंट्रोडक्शन होगा, प्रस्तावना होगी, वो भारत की कोस्टलाइन को लेकर, तटीय क्षेत्र को लेकर बताया जाएगा. तो अब इसमें यह बताया जाए कि देखो एक हाइड्रोलिक बैलेंस होता है किसके बीच में, समुद्री जल तथा जमीनी मीठे पानी का जल जो होता है, इसके बाद इनके बीच में एक हाइड्रोलिक बैलेंस होता है. ठीक है, ये हाइड्रोलिक बैलेंस किसी भी वजह से अगर डिस्टर्ब होगा, मतलब हाइड्रोलिक बैलेंस मतलब क्या, एक समतल जो होता है समुद्री तथा जमीन पर जो मीठा पानी है उसका, अब इसमें कहीं पर भी अगर हल्का सा भी डायवर्जन हो रहा है तो उस केस में जो पानी की सतह ज्यादा होती है वो दूसरे पानी में घुस जाता है. तो होता क्या है कि जमीन पर जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो अंडरग्राउंड वाटर समुद्री जल के स्तर के साथ अपना स्तर मैनेज करके रखता है. मगर होता क्या है कि कई बार एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर है ना, भूमिगत पानी ज्यादा निकाल लेने की वजह से वहां पर समुद्री जल वहां पर इंट्रूड कर जाता है. देखते हैं अब इसके पीछे के कारण क्या है. तो आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है. डेफिनेशन में ये लिखना है कि सी वाटर इंट्रूजन होता क्या है. सी वाटर इंट्रूजन भारत में एक मुख्य आपदा हो सकती है क्योंकि भारत की टोटल जो तटीय रेखा है वो 7,500 किलोमीटर की है. और इसी के साथ साथ जब भी हाइड्रोलिक बैलेंस भूमिगत पानी का तथा समुद्री जल का डिसबैलेंस होता है, इम्बैलेंस होता है, तो उस केस में हमें सी वाटर इंट्रूजन की प्रॉब्लम दिखाई देती है. तो इस तरीके से हम लोग एक प्रस्तावना इसमें लिख सकते हैं. इसके अलावा अब दूसरा जो आपका था वो है कॉजेस, इसके पीछे कारण क्या है. ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इन द कोस्टल एरिया, मतलब तटीय रेखा में ज्यादा से ज्यादा, जमीन से ज्यादा आप ओवर एक्सप्लॉयटेशन, भूमिगत पानी ज्यादा एक्सप्लॉयट करने की वजह से जब उसकी सतह नीचे जाती है तो यहां से दबाव कम हो जाता है और समुद्र का जो जल है उसका दबाव लैंड पे ज्यादा पड़ता है. तो जितना भी एक्वीफर्स होते हैं वहां से पानी जो है वो यहां पर मिक्स होना शुरू हो जाता है. तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर ये इसके पीछे कारण बताया जा सकता है. इसी के साथ साथ अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एक कारण माना जा सकता है. देखो तटीय रेखा में होता क्या है कि ज्यादा से ज्यादा आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वहां से ज्यादा हो पाता है, तो इस वजह से पोर्ट्स भी वहीं पर होते हैं. तो इंडस्ट्रीज वहां पर एस्टेब्लिश होना काफी लाजमी है. जहां पर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, औद्योगिकरण होगा, वहां पर आप देखो कि शहरीकरण भी काफी तेजी से बढ़ता है. जब ये शहरीकरण बढ़ता है तो उस वजह से शहरों में जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है. ज्यादा डेंसिटी वाले इलाकों में पानी का इस्तेमाल ज्यादा होता है. सतही पानी तथा भूमिगत पानी, सरफेस तथा अंडरग्राउंड वाटर, दोनों का इस्तेमाल यहाँ पे ज्यादा होगा. इसी के साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी जो है सलाइन वाटर का इस्तेमाल करके उसे जमीन के अंदर डाल दिया जाता है. तो यहां पर भी आप देखो कि अंडरग्राउंड वाटर में सलाइन वाटर का इंट्रूजन इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू होता है. इसके अलावा क्लाइमेट चेंज और सी लेवल राइज, अगर आप देखो जो आईपीसीसी का एक प्रोजेक्शन है कि सी लेवल राइज जो होता है ना, मैंने आपको बताया कि हाइड्रोलिक बैलेंस है,
ग्लेशियर मेल्ट की वजह से जब समुद्र की सतह बढ़ेगी तो उस वजह से होगा क्या, यहां से समुद्र की सतह जो है वो ज्यादा प्रेशर लगाएगी लैंड की तरफ, और जिस वजह से ज्यादा पानी अंदर घुसना शुरू कर देगा। ये देखा गया है सुंदरबन इलाके में, वेस्ट बंगाल में। तो आईपीसीसी की रिपोर्ट कहती है कि जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और जिससे सी लेवल राइज कर रहा है, तो सी लेवल राइज करने की वजह से पानी की सतह बढ़ रही है समुद्र के साइड से और वो इंट्रूड कर रही है लैंड की तरफ, जिस वजह से सुंदरबन में ब्रैकिश वाटर की मात्रा जो कोस्टल लेक्स है उनमें तुलनात्मक रूप से बढ़ी है। इसी के साथ साथ नदियों, क्या होता है कि जितनी भी नदियां है सतह पे बहने वाली, नदियां जाके समुद्र में मिलती है, जिस वजह से समुद्र का तथा अंडरग्राउंड वाटर का एक बैलेंस बना रहता है। मगर आपने अगर बहुत सारे बांध बना दिए, बहुत सारे डैम्स, चेक डैम्स वगैरह क्रिएट किए हुए नदियों के ऊपर, तो नदी का जो फ्लो है समुद्र के अंदर, वो फ्लो कम होने लग जाता है। जब ये नदी का फ्लो कम होता है तो अपने आप देखोगे कि ये वापस हाइड्रोलिक बैलेंस बिगड़ता है, जिस वजह से समुद्र का पानी जो है वो एंटर करना शुरू कर देता है। इसी के साथ साथ पुअर ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, कई कंट्रीज में रेगुलेशन ना होने के कारण इसका पुअर ग्राउंड अब आप देखो, जैसे गुजरात में नमक एक्सट्रैक्शन करने के लिए, सॉल्ट एक्सट्रैक्शन करने के लिए वहां से समुद्र के पानी को लाया जाता है, और कोस्टल एरिया में, फर्ज करो ये समुद्र का पानी है, यहाँ पे ये तटीय क्षेत्र है, तो तटीय इलाकों में एक गड्ढा किया जाता है और ये पानी फिर यहां पर लाके इसको वाष्पीकृत किया जाएगा, जिस वजह से यहां पर नमक पीछे छूट जाएगा। मगर ये इससे होगा क्या, जमीन के अंदर भी पानी मिक्स होता चला जाएगा, जिस वजह से यहां पर सैलिनिटी बढ़ती चली जाती है। अब इसके लिए कोई रेगुलेशन नहीं है, जिस वजह से ये वहां पे बड़ी मात्रा में किया जाता है। गुजरात में सलाइन वाटर होने का ये सबसे बड़ा कारण माना जाता है। तो इसके लिए अभी तीसरा कीवर्ड पे आ गए हम लोग, रेमेडियल मेजर्स, सॉल्यूशंस क्या बताए जा सकते हैं। तो हाइड्रोटेक्निकल मेजर्स मतलब कोई तकनीकी का इस्तेमाल करके हम इसमें बचा सकते हैं, जैसे चेक डैम्स, पर्कोलेशन, आर्टिफिशियल रिचार्ज। जहां जहां पर पानी की कमी है तटीय इलाकों में, वहां पर हमने ज्यादा से ज्यादा एक्विफर्स भर दिए, तो एक हाइड्रोलिक बैलेंस हो जाएगा, है ना। चेक डैम्स अगर बनाए हुए हैं तटीय इलाकों में, तो समुद्र के पानी को यहां पर मिक्स होने पे, लैंड के पानी से मिक्स होने में रोका जाएगा, जिस वजह से फिर से वो सलाइन इंट्रूजन रोका जा सकता है। इसी के साथ साथ नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, जैसे मैनग्रोव बढ़ाना, वेटलैंड्स बढ़ाना, ये ना एक मेडिएटर का काम करते हैं, ये एक बीज बचाव का काम करते हैं, इस पानी को, खारे पानी को मीठे जल से मिश्रित होने से बचाते हैं। तो मैनग्रोव रिस्टोरेशन, इसी के साथ साथ डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स भी होते हैं, कई सारे ट्रीज होते हैं जो डीसैलाइन करते हैं जमीन को, है ना, तो वो भी है। आर्टिफिशियली भी तकनीक्स होती है, कई सारे प्लांट्स होते हैं, कई सारे इंडस्ट्रीज होती है जो पानी एक्सट्रैक्ट करते ग्राउंड वाटर, उसको सलाइन से वापस मीठे जल में रूपांतरित करती है, तो वो भी एक तरीका हो सकता है। तो ये सारे सॉल्यूशंस बता सकते हैं इस पूरे आंसर में। अगला सवाल है यहाँ पर मिनरल रिसोर्सेस के बारे में। तो मिनरल रिसोर्सेस, इसमें देखते खनिज संसाधन देश की अर्थव्यवस्था के लिए आधारभूत है तथा उनका खनन द्वारा शोषण होता है। खनन को पर्यावरणीय आपदा क्यों समझा जाता है। तो यहाँ खनन द्वारा पैदा होने वाले पर्यावरणीय आपदा को कम करने हेतु आवश्यक उपचारात्मक उपायों की व्याख्या कीजिए। आप देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई भी सवाल होता है ना, उसमें उपचारात्मक उपाय पे ज्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि कोई भी आपदा जो होगी वो एक उपचार भी मांगेगी कि उसका उपचारात्मक उपाय। तो इसीलिए आप जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक पढ़ते हो उसमें इस मेजर्स पे, उपचारात्मक उपाय पे ज्यादा फोकस करिए। मिनरल रिसोर्सेस आर फंडामेंटल टू द कंट्रीज इकोनॉमी एंड दीज आर एक्सप्लॉइटेड बाय माइनिंग, है ना। तो ये तो रहा हमारी प्रस्तावना लिखने के लिए हमारे पास एक कंटेंट मिला है, ठीक है। तो इसी को आपको जस्टिफाई करना है। व्हाई इज मिनरल कंसिडर्ड इन्वायरमेंटल हजार्ड, तो ये इन्वायरमेंटल हजार्ड क्यों है, ये हमारा पहला कीवर्ड। और एक्सप्लेन द रेमेडियल मेजर्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द इन्वायरमेंटल हजार्ड ड्यू टू माइनिंग, तो दूसरा कीवर्ड हुआ हमारा। तो अब इसकी प्रस्तावना में क्या लिखेंगे कि मिनरल रिसोर्सेज आर एक्सट्रीमली वाइटल फॉर द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज in the society where the economic growth is paramount. However, citing this fact that the environmental protection is also important for the human sustenance,
maintaining the balance between these two, the economic development and the environmental development plays very important role. तो इस प्रकार से आप एक प्रस्तावना लिख सकते हो, है ना, इंट्रोडक्शन लिख सकते हो. Why is mining considered as an environmental hazard? इसको environmental hazard क्यों माना जाता है? तो इसमें लिख सकते हैं कि जब आप माइनिंग करते हो तो भारत जैसे देश में होता क्या है कि ओपन कास्ट माइनिंग ज्यादा होती है. ओपन कास्ट माइनिंग में लैंड डिग्रेडेशन ज्यादा होता है. एक ओपन कास्ट होता है कि भाई जमीन को ही आपने खोद दिया और जितना भी मिनरल अंदर है उसको एक्सप्लॉइट कर लिया. दूसरा होता है अंडरग्राउंड माइनिंग, जिसके अंदर एक शाफ्ट बनाया जाता है जमीन के अंदर और जितना भी अंदर मिनरल रिसोर्सेस है फिर उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है. इससे क्या होता है कि ऊपर की जमीन खराब नहीं होती, है ना. सो एक होता है अंडरग्राउंड माइनिंग, एक होता है ओपन कास्ट माइनिंग. ओपन कास्ट माइनिंग की प्रॉब्लम ये है कि ऊपर की जितनी भी जमीन है वो खराब हो जाएगी. दूसरा इसमें जो लैंड रिसोर्सेस है वो खराब तो हुआ ही हुआ है. डिफॉरेस्टेशन, यहाँ पर जो पहले पेड़ पौधे रहे होंगे उनका भी एक बड़े लेवल पर डिफॉरेस्टेशन होता है. सॉइल इरोजन जो है दैट इज ऑल्सो सीन ऑन अ लार्ज स्केल. इसी के साथ साथ वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन. अंडरग्राउंड माइनिंग जब होगी तो इससे निकलने वाले जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो हवा में मिश्रित नहीं होते. इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है, आप अगर रांची सिटी है, रांची में अगर जाओ तो वहां पे रांची में आपको, आप अगर बाहर थोड़ी देर के लिए भी खड़े हो तो आपको दिखेगा कि कारों पे, जमीन, बाइक्स पे, सब जगह पर काली काली सी मिट्टी लगना शुरू हो जाती है. ये इसीलिए क्योंकि रांची के आसपास जो माइनिंग हो रही है वो माइनिंग के कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा में उड़ते हैं जो जा जाके सब जगह पे बैठ जाते हैं. इसी वजह से रांची भी हो गया और इसी के साथ साथ रायपुर सिटी जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है, तो वहां पर भी ये आपको फिनोमेना, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिखते हवा में, ये काफी हद तक दिख जाएंगे. अब इसीलिए इसको रोकने के लिए अंडरग्राउंड माइनिंग प्रेफरेबल है. तो एयर पोल्यूशन, तो क्या हो सकते हैं इसके पीछे, इसको हजार्ड क्यों माना जाता है? एयर पोल्यूशन होता है इस वजह से. वाटर पोल्यूशन भी होता है, क्यों? क्योंकि इसी से निकलने वाला, इसी से जाने वाला जो पानी है वो जमीन में जाएगा और वो अलग अलग प्रकार के कॉन्टेमिनेंट्स जो है वो जमीन में फैलाता चला जाएगा. सॉइल इरोजन तो हो ही रहा है उसमें. वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल दे सकते हैं इसमें. वाटर पोल्यूशन में सुकिंदा क्रोमाइट माइंस, यहाँ पर इन सुकिंदा क्रोमाइट माइंस की वजह से जो वाटर पोल्यूशन हुआ है वो बहुत ज्यादा प्रमाण में हुआ है. दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट water pollution can be seen in the Sukinda mines region of India. इसी के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट एंड हेल्थ हजार्ड. कई सारे लोग वहां पर इसी पार्टिकल्स को कंज्यूम करते हैं जिस वजह से उनको हेल्थ हजार्ड होता है, जैसे एस्बेस्टोसिस हो गया या फिर सिलिकोसिस हो गया. कई लोगों को अस्थमा की दिक्कत होती है. तो ये चीजें आपको ओपन कास्ट माइनिंग वाले इलाके में ज्यादा देखने को मिलेगी. इसी के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी होता है वहां से. कई सारे माइनिंग के दौरान कई सारे ट्राइबल कम्युनिटीज जो फॉरेस्ट एरिया में रहती है उनको जगह से डिस्प्लेस किया जाता है, रीसेटलमेंट उनका हो नहीं पाता. तो दैट ऑल्सो क्रिएट्स लॉट ऑफ इश्यूज. अलॉन्ग विद दैट क्लाइमेट चेंज कॉन्ट्रीब्यूशन. कोल माइनिंग जो है सिंगरौली में, इसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर में मीथेन की मात्रा बढ़ी है, कोल बेड मीथेन, तो मीथेन की जो मात्रा बढ़ी है जिस वजह से क्लाइमेट चेंज भी इनहैंस होता है. तो दिस इज आल्सो एनवायरमेंटल हजार्ड व्हिच वी सी. एक्सप्लेन द रेमेडियल मेजर्स. इसमें रेमेडियल मेजर्स मांगे हुए. तो रेमेडियल मेजर्स में सबसे पहले लेजिस्लेटिव और रेगुलेटिव फ्रेमवर्क स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, जिसके अंदर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट EIA जो है उसका स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए. लोकल कम्युनिटीज का कंसेंट होना चाहिए, है ना, उनके साथ डिटेल डिस्कशन होना चाहिए रिगार्डिंग दिस माइनिंग. फर्स्ट ग्रीन माइनिंग टेक्नोलॉजीज होती है, जैसे प्रिसीजन माइनिंग होती है, बायो लीचिंग टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स, तो बायो लीचिंग की एक मेथड है. इसी के साथ साथ रिन्यूएबल पावर्ड माइंस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड. तो इस वजह से आप तकनीक का यूज करके भी माइनिंग कर सकते हो जिससे आप पोल्यूशन को कम कर सकते हो. रिहेबिलिटेशन एंड लैंड रिस्टोरेशन, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द measure which you can take because people do get affected. So rehabilitation, resettlement can be done for the affected people. Community participation is important. Along with that, more and more CSR need to be funded for proper management of these areas. These are some of the solutions which you can write for this. So these are the questions which were asked in disaster management. Thank you. डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं.